हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चंद्रमा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे। चलते हैं, चंद्रमा पर क्या है क्या नहीं है, कैसे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीट चंद्रमा के बारे में सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या, मून या चंद्रमा, इसके बारे में। तो चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। चंद्रमा के बारे में कंप्लीट अध्ययन करने को क्या कहते हैं? चंद्रमा की सतह पर उसके में उपस्थित पदार्थ के बारे में या चंद्रमा के बारे में कंप्लीट अध्ययन को ही क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट या 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। याद रखिएगा, चंद्रमा पर उच्चतम पर्वत का नाम क्या है? लीबनिट्ज पर्वत है, जो कि 10,668 मीटर या 10.6 मीटर 10.6 किलोमीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो लीबनिट्ज है, जो कि कितना ऊंचाई है? 10.6 किलोमीटर है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्न में कौन जीवाश्म ग्रह है, तो 3 ग्रह का नाम दे देंगे और एक लास्ट में ऑप्शन देंगे आपको जीवाश्म ग्रह चंद्रमा। तो याद रखिएगा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का अगला टॉपिक है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। जितना पृथ्वी की चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है चंद्रमा, उतना ही समय अपनी घूर्णन गति को भी वो पूरा कर लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो उसकी घूर्णन गति और उसकी परिक्रमण गति जो होती है, ये दोनों समान होते हैं। अगला पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। हम लोग पृथ्वी में रह करके चंद्रमा को कितना प्रतिशत भाग चंद्रमा का देख सकते हैं? तो 57% भाग हम लोग चंद्रमा को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 58.48 का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। अगर चंद्रमा का द्रव्यमान 1 है तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 81 है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 1:81 होता है। उसके बाद हम लोग चंद्रमा के पृथ्वी के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 58.48 कोण बनाता है, और ये पृथ्वी के अक्ष के समानांतर है। और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 3480 किलोमीटर है। और पृथ्वी का चंद्रमा का द्रव्यमान, याद रखिएगा, अगर चंद्रमा का द्रव्यमान 1 है तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? 81 होगा। अगला पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच का औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 है, यानी इतना दिन है।
यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होता है। क्या? सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि, सूर्य से अगर टाइम को मापेंगे तो ये क्या होगा, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। अगला पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। नक्षत्र में चंद्रमा अपनी पूर्व स्थिति में 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में आता है। 27.5 दिन या मतलब 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि क्या कहलाती है, नक्षत्र मास कहलाती है। अगला पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये पॉइंट्स। आगे बात करते हैं। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतनी ही पुराना है जितनी पृथ्वी, मतलब पृथ्वी का 460 करोड़ वर्ष पुराना है। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों ने द्वारा पता लगाया कि चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतनी पुराना है जितना पृथ्वी है। पृथ्वी का बनने का 460 करोड़ वर्ष पुराना है। पृथ्वी आज से 460 करोड़ वर्ष पहले बना था। इन चट्टानों में टाइटेनियम की अधिक मात्रा है। किसमें? चंद्रमा में चट्टान जो पाए जाते हैं उसमें किसकी अधिक मात्रा है, तो टाइटेनियम की है। उसके बाद सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसको क्या कहते हैं, सुपरमून कहते हैं। तो इस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसको क्या कहते हैं, सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसे पेरिजी फुल मून कहते हैं या सुपरमून कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। जब सुपरमून दिखता है या पेरिज फुल मून भी दिखता है तो उसमें क्या होता है, 14% ज़्यादा बड़ा दिखता है। पहले से 14% बड़ा दिखता है और इसका प्रकाश, इसका लाइट कितना अधिक चमकीला होता है, 30% ज़्यादा चमकीला हो जाता है चंद्रमा। आगे बात करते हैं। सुपरमून शब्द वर्ष 1879 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा किया गया था। सुपरमून शब्द को किसने, रिचर्ड नोल ने 1879 ईस्वी को बताया था उसके बारे में। आगे बात करते हैं ब्लू मून। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरा पूर्णिमा का जो चांद होगा वो ब्लू मून कहलाएगा। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होना है। ऐसे 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में ईस्वी में 2 पूर्णिमाएं 2 और 31 अगस्त को देखे गए। इनमें 31 अगस्त को पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया जब किसी वर्ष की विशेष 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर कहा जाता है। 2018 में ब्लू मून ईयर था। 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी को और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ था। तो ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक कैलेंडर में जब 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरा पूर्णिमा को क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक पे बात कर लेते हैं। नोट क्या है, सी ऑफ ट्रैक्सिबिलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है। सी ऑफ ट्रैक्सिबिलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा और शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह स्थान है जहां पर भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम उतरा था। तो याद रखिएगा, सी ऑफ ट्रैक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा,
जबकि शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतरा था। याद रखिएगा, शिव शक्ति और सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी। सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी में क्या उतरा था? अपोलो 11। जबकि शिव शक्ति पर क्या उतरा था? चंद्रयान 3 का, भारत के द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतरा था। आगे बात करते हैं हम लोग बौना ग्रह के बारे में। चंद्रयान के बारे में जो था, चांद के बारे में या चंद्रमा के बारे में जो पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं बौना ग्रह के बारे में। बौना ग्रह, अब प्लूटो को न बौना ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है 2006 से। यम, प्लूटो का दूसरा नाम है यम। IAU ने इसका नया नाम रखा। क्या नाम रखा? यम नाम रखा। किसने? IAU ने। क्लाड टामुओ ने 1930 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्लूटो ग्रह की खोज की थी। उसके बाद 2006 में लोगों ने पता लगाया कि प्लूटो जो यम हैं ये क्या हैं? ग्रह की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि ये दूसरे ग्रह के कक्षा में चले जाते हैं, इसलिए इसको बौना ग्रह इसका नाम रख दिया गया। अगस्त 2006 की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मानदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। किसको? प्लूटो को अगस्त 2006 के बाद ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखा। उसे क्या कह दिया गया कि यह ग्रह नहीं है, ये बौना ग्रह है। अगला पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। यम ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण क्या क्या कारण थे? क्योंकि आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काट देना, इसलिए इसको यम को या प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ये लास्ट पॉइंट है हमारा सेरस। ये भी एक बौना ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। कौन? सेरस। पहला बौना ग्रह के बारे में हम लोग बात कर लिए, यम या प्लूटो। दूसरा बौना ग्रह है सेरस। सेरस एक बौना ग्रह। इसकी खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने किया था। इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने किया था। किसका? सेरस एक बौना ग्रह है जिसका खोज किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इससे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसकी व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। बुध ग्रह के व्यास का 1/5 भाग है। किसका? सेरस का। नोट और लास्ट पॉइंट है हमारे आज की क्लास का। उसके बाद हम लोग का मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। अन्य बौने ग्रह जो हैं चेरॉन एवं 2003 UB 213 इरिस, ये सब भी हैं, बौने ग्रह हैं, लेकिन इसके बारे में इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलते हैं हम लोग चंद्रमा से रिलेटेड कुछ मॉक टेस्ट में कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड, चंद्रमा मून से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। चलते हैं हम लोग बात करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन पर बारी बारी से। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? तो याद रखिएगा 27.3 दिनों में। 27.3 दिनों में एक चक्कर पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो याद रखिएगा चंद्रमा की सतह पर सबसे बड़ी पर्वतमाला क्या है? अपेनिनेस पर्वतमाला चंद्रमा की सतह पर सबसे बड़ी पर्वतमाला है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना प्रतिशत है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 16.6%। 16.6%। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, चंद्रमा का कौन सा भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता? तो याद रखिएगा दूर की ओर का भाग या फार साइड। पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का कौन सा भाग? तो दूर की ओर का भाग या फार साइड, जो हम लोगों को चंद्रमा की सतह पर नहीं दिखता। उसके बाद 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा की सतह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा चंद्रमा की सतह को क्या कहा जाता है? रेगोलिथ कहा जाता है। चंद्रमा की सतह को क्या कहा जाता है? रेगोलिथ कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा,
चंद्रमा की कक्षा का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार है, ऐसा है, दीर्घवृत्ताकार है। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये गलत बात है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक लाइन में हो जाते हैं और बीच में कौन आते हैं? तो बीच में पृथ्वी आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आते हैं? पृथ्वी आते हैं। तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा की सतह पर तापमान कितना हो सकता है? तो याद रखिएगा -173 डिग्री सेल्सियस से +127 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे किस कारण बनते हैं? तो याद रखिएगा उल्का पिंडों की टक्कर से। चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े जो गड्ढे बनते हैं तो वो उल्का पिंडों की टक्कर से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी किस रूप में पाई जाती है? तो याद रखिएगा बर्फ के रूप में। चंद्रमा पर जो पानी भी जितने भी हैं वो सब बर्फ के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल कैसा है? तो याद रखिएगा बहुत हल्का या लगभग नहीं के बराबर वायुमंडल है। चंद्रमा पर बहुत हल्का वायुमंडल है, यानी तो नहीं के बराबर होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इब्रियम बेसिन। इब्रियम बेसिन चंद्रमा का वह क्षेत्र जो इब्रियम बेसिन के अंतर्गत आता है, वहाँ पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र कहलाता है या देखने को मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहला मानव कौन था? पहला मानव कौन था? तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। 14 नंबर क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा? तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। याद रखिएगा गांधी जी जब पैदा हुए थे जिस ईस्वी में, उसी ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या हुआ था? चंद्रमा पर कदम रखा था। लेकिन चंद्रमा पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले, लेकिन गांधी जी कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट, हम लोग चंद्रमा के बारे में जब अध्ययन कर रहे थे तो यही बात बोले थे कि सेलेनोलॉजी, चंद्रमा के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर मुख्य रूप से कौन से हैं खनिज पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा टाइटेनियम और बेसाल्ट पाए जाते हैं। टाइटेनियम और बेसाल्ट पाए जाते हैं। चंद्रमा की सतह पर सबसे मुख्य रूप से पाए जाने वाले खनिज टाइटेनियम और बेसाल्ट होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे प्रसिद्ध गड्ढे का नाम क्या है? तो याद रखिएगा टाइको, वैलहाला, कोपरनिकस, कैलिस्टो। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? टाइको नाम है। याद रखिएगा चंद्रमा पर सबसे प्रसिद्ध गड्ढे क्या है? टाइको है। उसका नाम क्या है? टाइको है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो चंद्रयान 1 था। चंद्रयान 1 था। अपोलो 11 अमेरिका का था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन में, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंडिंग की? तो याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। 19 के बाद 20वां क्वेश्चन है हमारा और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा 3,84,400 किलोमीटर है। हम शॉर्ट नोट्स में इसको बताए थे। चंद्रमा का पृथ्वी से कितना दूरी पर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये था हमारा शॉर्ट नोट चंद्रमा के बारे में और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यूपीएससी TRE 4 या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये आज का क्लास मेरा यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें।